Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया मेजर प्रोविजंस ऑफ SCRA 1956 ओके, जो कि हम लोग सारा डील कर चुके हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या उसके प्रोविजंस है। ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। सेकेंड यूनिट में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो उसके बाद आपको स्टडी करना है वो है मेन प्रोविजंस ऑफ SCRA 1956 रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड SCRA की क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें अब आपको स्टडी करनी है। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन प्रोविजंस ऑफ SCRA रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि SCRA के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू SCRA 1956। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट constituted before corporatization and demutualization under section 4A and 4B। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, जो कि एक आपका कोई भी एक इंडिविजुअल जो कि स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश करना चाहता है तो वो इस्टेब्लिश कर सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, भले ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो या ना हो, बिफोर कॉर्पोरलाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन अंडर सेक्शन 4A एंड 4B। अंडर सेक्शन 4A एंड 4B में जो भी इसकी प्रोविजंस दी है उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जो भी इसका डीम्यूचुअलाइजेशन और उसको कॉर्पोरेट बनने से पहले जो भी प्रोसेस होंगी वो होगा, और स्टॉक एक्सचेंज वो हमारा निगम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका है ए बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 वेदर अंडर अ स्कीम ऑफ कॉर्पोराइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज। नेक्स्ट है आपका स्टॉक एक्सचेंज एक तरह की बॉडी कॉर्पोरेट है, मीन्स निगम है। निगम आप लोग जानते ही होंगे, कॉरपोरेशन, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एक निगम होता है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होता है, वेदर अंडर अ स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज। या तो जो भी वो रजिस्टर्ड होगा वो कॉर्पोराइजेशन या फिर डीम्यूचुअलाइजेशन के अंडर में वो आपका रजिस्टर्ड होगा। और इसका पर्पस क्या होता है, नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज जो भी इस्टेब्लिश होता है उसका मेन पर्पस यही है, असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। मीन्स सिक्योरिटीज़ में जो भी डीलिंग होती है, जो प्रतिभूतियों का व्यापार है, उसमें ख़रीदना, उनको बेचना, इन सारी चीज़ों को, प्रतिभूतियों के व्यापार को रेगुलेट करना, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, असिस्ट करना, मीन्स उसमें जो भी रूल्स वगैरह है उनकी फाइनलाइज करना, ये सारी चीज़ें आपका स्टॉक एक्सचेंज करता है। मीन्स जो भी आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसमें जितनी भी डीलिंग्स होती है उन सबको, उस बिज़नेस को बाइंग एंड सेलिंग जो भी होती है वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आपकी परफॉर्म होती है। क्लियर है? तो ये है आपका स्टॉक एक्सचेंज। अब एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ स्टॉक एक्सचेंज क्या है। एक प्लेस है, जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज़ मार्केट के जितने भी मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ बताए हैं, वो सारी सिक्योरिटीज़ की जितनी भी परचेज एंड सेलिंग होती है वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज होती है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज आपका एक मार्केट है, एक प्लेस है जिसके थ्रू
कोई भी व्यक्ति प्रतिभूतियों का व्यापार करता है। क्लियर है? तो ये था आपका स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इसमें है आपका ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? एक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपका नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, जिसमें कि जितनी भी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके जो भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग जितनी भी डिलीवरी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, उसे हम लोग स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसका जो कि ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक, ठीक है, जो कि आपका नॉन ट्रांसफरेबल नहीं होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है पर्सन टू पर्सन। ओके, नेक्स्ट इसमें आप देख रहे होंगे एक ब्लॉक बनी है, एक टेबल है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज की आपकी टेबल है। इसमें आप देखिए रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या आते हैं। सबसे फर्स्ट है इधर आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में है एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेक्शन 3 में जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज के एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि आपका रूल 3, रूल 4, रूल 5 के अकॉर्डिंग मेंशन है। ये सारी जो भी प्रोसेस है, मीन्स जो भी एप्लीकेशन कैसे देना है सेबी के पास फॉर्म ए के अकॉर्डिंग जो कि रूल 3 में है, रूल 4 के अकॉर्डिंग फ़ीस क्या होगी एप्लीकेशन की इंडियन रुपीज़ में 500। रूल 5 बोलता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करनी है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 4 जो कि ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन। सेक्शन 3 में आप पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट आपका सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपको या फिर सेबी जो होती है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश करने का रिकॉग्निशन ग्रांट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में है विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, मीन्स अगर आप रिकॉग्निशन का विड्रॉल करना चाहते हो या आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके सेक्शन 5 में मेंशन है। ओके, तो ये सारे आपका कि मतलब कैसे कैसे स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश होगा, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, ये का आपका टेबल के थ्रू डिस्कस है। इसका जो डिटेल है वो हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये सारे रूल्स जो भी है इसमें जितने भी सेक्शंस हैं आपके, ये सारे हम लोग आगे इसमें स्टडी करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। ये जो भी आपका बिफोर वी बिगिन टू डिस्कस एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट wherever the powers have been dispensed with the central government to exercise any provision in the act, most of them have been delegated to the SEBI, that is to say they are exercisable by SEBI as well as wide SO section 672E dated 13 September 1994 as published in the Gazette of India। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका इसके थ्रू बोला गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो भी सेबी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वर्क है उनको रेगुलेशन, उनको कंट्रोल करने का वर्क, ये सारी चीज़ें डेलीगेटेड किया है सेबी को, ठीक है। एज अ डेटेड 13 सितंबर 1994 में जितनी भी सारी सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेटेड डीलिंग की जितनी भी प्रोसीजर्स है, कंट्रोलिंग, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी को अलॉट किया है, ओके, डेलीगेट किया है ऑन 13 सितंबर 1994। ओके, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन आता है आपका एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, सेक्शन 3, ठीक है। तो जितने भी आपका जो ये टॉपिक है सेकेंड यूनिट का, ये है मेन प्रोविजंस मीन्स स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सेबी के पास या एससीआरए में
क्या क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। तो ये पॉइंट वाइज है, सेक्शन वाइज है, तो इसमें आपको सेक्शन भी लर्न करना होगा। ओके, तो पहले स्टॉक एक्सचेंज आपने समझ लिया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है अकॉर्डिंग टू SCRA, और फिर मैंने आपको नॉर्मल मीनिंग भी बताई क्या होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज की मीनिंग के बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक आएगा वो है एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, सेक्शन 3। सेक्शन 3 में मीन्स स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मीन्स उसको रजिस्टर्ड करने के लिए क्या एप्लीकेशन जो देता है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश करना चाहता है उसकी क्या क्या प्रावधान है, क्या उसे रूल्स फॉलो करने होते हैं, ये आपका सेक्शन 3 में, ठीक है, सेक्शन 3 एज पर द एक्ट SCRA 1956 में ये आपका मेंशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस में, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, स्क्रीन पर आपके है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन स्टेट दैट एनी स्टॉक एक्सचेंज which is desirous of being recognized for the purpose of this act may make an application in the prescribed manner to the central government. Powers delegated to SEBI also according to section 3 subsection 1. तो सेक्शन 3 में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश करना चाहता है या कोई भी निगम, कोई भी कॉरपोरेशन जो स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश करना चाहती है, उसे सबसे पहले एक एप्लीकेशन मेक करना होगा, मीन्स एक एप्लीकेशन राइट करना होगा, बनाना होगा, जो कि आपका प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होगा, जो भी आपका फॉर्मेट सेबी का है या अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि अब पावर्स डेलीगेटेड हो गया है सेबी को, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उसको एक एप्लीकेशन आपको प्रिपेयर करना होगा, जो कि आपको उसको सेबी के पास प्रेजेंट करना होगा। क्लियर है? सॉरी, सेकेंड पॉइंट है इसमें, द प्रेस्क्राइब्ड मैनर इज स्टेटेड इन रूल 3 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 which mentions that the application for the recognition of the stock exchange shall be made to SEBI in form A. देखिए, जो कि मैंने बताया सबसे पहला पॉइंट है आपको एक एप्लीकेशन तैयार करना है। सेकंड आपका क्या है कि जो SCRA सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 के अकॉर्डिंग रूल 3 में एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर दिया हुआ है, मीन्स फॉर्म का फॉर्मेट है, जो कि जिसे कि फॉर्म ए बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज का अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश करना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन जो फॉर्म ए है वो आपको उसे प्रेजेंट करना होगा फिल करके सेबी के सामने। ठीक है, क्लियर है? थर्ड है इसमें पॉइंट आपका, रूल 4 ऑफ द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 डिस्क्राइब द फीस टू बी पेड फॉर द एप्लीकेशन शैल बी इंडियन रुपीज़ 500। ठीक है, रूल 4 जो है वो आपका ये डिस्क्राइब करता है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए या रिकॉग्निशन के लिए जो भी आप एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हो, उस एप्लीकेशन के साथ आपको एक फ़ीस भी सबमिट करनी होती है, जो कि आपका इंडियन रुपीज़ में 500 रुपीज़ होता है। ठीक है, It further states that the amount of the fees shall be deposited in the nearest government treasury or the nearest branch of the SBI, except that the fees for the application made in Mumbai, Kolkata, Delhi and Kanpur shall be deposited in the RBI. Okay?
अब ये देखिए कि फ़ीस जो आपको सबमिट करनी है वो या तो आप अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट कर सकते हो, अगर आपके आसपास कोई सरकारी कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी वगैरह है तो आप जाकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, या फिर आप अपने नियरेस्ट ब्रांच एसबीआई के नियरेस्ट ब्रांच में भी आप ये फ़ीस सबमिट कर सकते हो 500। ओके, बट एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड कानपुर, अगर आप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या कानपुर से हो तब आपको उस टाइम पर आपको आरबीआई में ये फ़ीस सबमिट करना होगा। ठीक है, तब आप यहाँ एसबीआई में सबमिट नहीं करोगे, तब आपको आरबीआई में ये 500 रुपीज़ सबमिट करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसेक्शन 2 of section 3 of the act states that every application made to SEBI shall contain such particulars as may be prescribed and shall be accompanied by a copy of the rules relating in general to the constitution of the stock exchange and in particular to। अब देखिए सब सेक्शन 2 सेक्शन 3 का क्या बोलता है कि जो भी आप एक एप्लीकेशन बनाओगे जो कि आपको सेबी को सबमिट करनी है, उस एप्लीकेशन के साथ जो भी आपके पर्टिकुलर्स हैं ये बताएगा, उसके साथ आपको क्या क्या और इसके साथ जमा करने हैं। उसके अलावा आपको एक कॉपी भी जमा करनी है किन किन चीज़ों की, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो कि फर्स्ट पॉइंट है आपका द गवर्निंग बॉडी ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द मैनर इन विच इट्स बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। इसमें आपको बताना होगा कि आपके जो भी स्टॉक एक्सचेंज आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हो उसकी आपकी गवर्निंग बॉडी कौन होगी, उसका आप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करोगे, क्या क्या पावर्स होंगे मैनेजमेंट के, एंड द मैनर कि आप किस मैनर में मीन्स किस तरह के बिजनेस को आप ट्रांजैक्ट करना चाहते हो, मीन्स आप अपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किस तरह की सिक्योरिटीज़ डीलिंग को आप डील करना चाहते हो, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ओके, नेक्स्ट है द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस बीआरआर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो भी स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस बीआरआर्स हैं उनकी भी जो भी पावर्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी कि जो भी ऑफिस मीन्स स्टॉक एक्सचेंज जो भी आप इस्टेब्लिश करोगे उसकी जितनी भी ऑफिशियल्स जो ऑफिसर्स हैं उनकी क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या वो ड्यूटी रोल प्ले करेंगे, वो क्या वर्क करेंगे, कितनी उनकी ड्यूटीज़ उनके लिए लायबल होंगी या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइंड होंगी, ये सारी चीज़ें भी आपको इसकी भी एक कॉपी देनी होगी। ठीक है, ये भी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है द एडमिशन इनटू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ मेंबर्स, द क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप एंड द एक्सक्लूजन, सस्पेंशन, एक्सपल्शन एंड रीएडमिशन ऑफ मेंबर्स देयर फ्रॉम और देयर इन टू। उसके बाद आपको जो भी स्टॉक एक्सचेंज के आपके कौन कौन सी क्लासेस ऑफ मेंबर्स होंगे, मीन्स सदस्यों की सूची क्या होगी, वो सारे सदस्यों की सूची आपको प्रेजेंट करनी है। देन आपके स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बनने के लिए उन मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशंस, क्या योग्यताएं आप निर्धारित किए हो, ये आपको इसमें मेंशन करना है। उसके अलावा उस मेंबर्स के रीएडमिशन, फिर से अगर एडमिशन करना है, या एक्सकल्जन, सस्पेंशन, या फिर उनको निकालना है, या उनका रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें भी आपको उस जगह पे मेंशन करनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आपका द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन केसेस वेयर द रूल्स प्रोवाइड for such membership and the nomination and appointment of authorized representatives and clerks। उसके अलावा जो भी आपका प्रोसीजर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए, जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करोगे, जो भी आपकी मेंबरशिप होगी, उसमें नॉमिनेशंस की क्या प्रोसीजर्स हैं,
उसके बाद जो भी आप क्लर्क्स है, जो भी आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये सब अगर इन लोगों को भी अपने स्टॉक एक्सचेंज में अपॉइंट करते हो तो इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स एज स्टेटेड अबव विच आर कंटेन इन रूल 5 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 state that every application shall be accompanied by 4 copies of the rules and bylaws of the stock exchange applying for recognition as specified in section 3 of the act। इसके अलावा आप जो भी जितनी भी चीज़ें आप जो भी एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हो उसके अलावा जितनी भी आप उसमें जो मैंने अभी बताया इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हो उन सब की आपको 4 डिफरेंट कॉपीज़ तैयार करनी होंगी और वो 4 डिफरेंट कॉपीज़ भी आपको जितनी सारी बातें अभी आप इसमें बता रहे हो वो सारी कॉपीज़ में भी आप मेंशन करोगे और फिर उनको आप अपने जो भी आपके सेबी है वहाँ पर आप उसको फाइल करोगे। ओके, क्लियर है? तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे का सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 4 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 आपका कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा सा लेंदी है आपका टॉपिक। ओके, सो द क्लास इज ओवर।